हमने टॉपिक लिया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है तो हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो इट हेल्प्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पीपल और ग्रुप। मान लीजिए कोई भी अगर क्राइम होता है तो क्राइम को हैंडल करने के लिए जो भी सिस्टम है इंडिया में तो उसको कहेंगे हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो एग्जैक्टली इसमें क्या है कि जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है तो वो एग्जैक्टली मेजरली कौन हैंडल करता है, तो कोर्ट हैंडल करता है। तो जो कोर्ट है तो कोर्ट का काम है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, फिर मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड मिटिगेट क्राइम, impose penalty who violate the laws, give a fair trial. Penalties depend upon proportion of the crime committed. Penalties generally reformative in nature, giving offenders second chance. And court duty to see justice is ensured to offenders and victim. इसका मतलब क्या है, देखो कोर्ट जो है तो ये करे अगर दो किसी भी व्यक्ति में या दो कंपनीज में या दो ग्रुप में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करना। जो भी सोशल ऑर्डर है यानी कि शांति बनी रहे सोसाइटी में, सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहे। अगर कोई क्राइम अगर हो रहा है उस क्राइम को कैसे कम से कम करे इसके बारे में बात करना। अगर कोई बंदा है या ग्रुप है तो वो अगर क्राइम कर रहा है या इनक्रोचमेंट कर रहा है दूसरे के राइट पे तो उसको क्या करना है, तो उसको पेनल्टी देना। और वो पेनल्टी क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। जितना क्राइम है तो उतनी बड़ी पेनल्टी होनी चाहिए, इन्हें जितना छोटा क्राइम उतनी छोटी पेनल्टी होनी चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। और एग्जैक्टली जो कोर्ट है, कोर्ट का दूसरा काम क्या है कि वो जो भी लॉ वायलेट कर रहा है तो उसको सही से सुना जाए। ऐसा नहीं कि भाई आपके मन में आ गया कि भाई उसको हमने गिल्टी मान लिया है तो उसको गिल्टी बोलकर उसको पनिशमेंट दीजिए, तो दैट शुड नॉट हैपन। और उसके बाद क्या है कि पेनल्टी जो भी है तो वो एग्जैक्टली क्राइम जितना है उसके प्रोपोर्शन में होनी चाहिए कि छोटा क्राइम छोटी पनिशमेंट, बड़ा क्राइम बड़ी पनिशमेंट। जो पेनल्टीज है वो रिफॉर्मेटिव इन नेचर में होनी चाहिए, यानी मान ले गलती से किसी से कुछ क्राइम हो गया तो उसके लिए वो देखना चाहिए कि वो नेक्स्ट टाइम वो बंदा जो है जिसके या ग्रुप है कि जिसकी वजह से जिसकी तरफ से जो क्राइम हुआ है तो वो एग्जैक्टली नेक्स्ट टाइम ना हो, यानी कि जो पनिशमेंट है वो रिफॉर्मेटिव नेचर की हो और उसको सेकंड चांस मिले कि भाई अगर आपको इफ सेकंड चांस इज गिवन यू विल नॉट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन। तो कोर्ट का ड्यूटी है कि जस्टिस इज एंश्योर्ड एंड ऑफेंडर टू विक्टिम। तो ऐसा नहीं कि ऑफेंडर सिर्फ एक्यूजेशन उस पर है तो उसको डायरेक्टली पनिश कर दो। तो दैट हैज़ टू बी इंश्योर्ड कि भाई सचमुच में क्राइम हुआ है नहीं हुआ है, तो जो भी एविडेंसेस है उसके बेस पे उन्होंने डिसाइड करना चाहिए कोर्ट ने। गवर्नमेंट जो होता है यानी कि हर कोई गवर्नमेंट है तो उसका काम क्या है, लॉ को इन्फोर्स करना। एंड जो भी क्राइम है तो क्राइम के बीच में उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके कि जो कल्प्रिट है उनको पनिशमेंट देना। और अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दे के उसको डिटर करना है कि भाई अगली बार वो क्राइम ना करे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया की अगर बात करें तो 4 लोग उसमें मेजरली इन्वॉल्व रहते हैं। तो पहला आता है पुलिस, दूसरा होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो बंदा है कि जो स्टेट की तरफ से केस को रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में। उसके बाद डिफेंस लॉयर वो बंदा है कि जो जिसके ऊपर एक्यूजेशन है वो बंदा अपना एक लॉयर डेप्यूट करेगा, उसको डिफेंस लॉयर कहेंगे। और उसके बाद जो जिसके सामने ये सब कार्रवाई होगी तो उस बंदे को उस ऑर्गन को बोला जाएगा जज। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज़ द पावर टू कंट्रोल क्राइम एंड पनिश द क्रिमिनल। तो एक इंडिया में जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ऐसे फॉर्मुलेट किया है। तो जो कोर्ट है तो कोर्ट को पावर है, यानी कि कोर्ट है इवन पुलिस है उसको पावर है टू कंट्रोल द क्राइम। एंड जो कोर्ट है तो कोर्ट को एग्जैक्टली पावर है टू पनिश द क्रिमिनल, सो दैट क्या हो कि अगली बार वही जो क्राइम है या क्रिमिनल एक्टिविटी हो वापस रिपीट ना हो। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ द क्राइम, यानी कि जो भी क्राइम हो रहा है वो वापस ना हो। जो भी जिसने भी क्राइम किया है या जिसने भी उल्लंघन किया है कायदे का, कानून का, रूल का, ऑब्जेक्टिव का, सब रूल का, तो उनको पनिश किया जाए। और जो भी विक्टिम है, मान लीजिए कि जब क्राइम हुआ है तो जितना पॉसिबल है उतना एज फार एज पॉसिबल एंड एज लॉजिकल एज लॉजिकल तो उसको कॉम्पेंसेट करना विक्टिम को। जो भी स्टेट है या सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करना। जो भी ऑफेंडर्स है तो उनको डिटर करना फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर क्राइम इन फ्यूचर। एनफोर्स लॉ एंड आर्बिट्रेट क्राइम, यानी कि कायदे का पालन करना है, उसको एनफोर्स करना। और जो भी क्राइम है उसके ऊपर आर्बिट्रेशन करना, यानी कि उसके ऊपर निर्णय लेना कि क्या एग्जैक्टली सही होना चाहिए और किसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और जो भी क्रिमिनल कंडक्ट है लोगों का तो उसको करेक्ट कैसे करने का, तो उसके लिए पूरी कोशिश करता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम।
तो रोल ऑफ पुलिस क्या होता है, तो इसमें मेजरली फर्स्ट जो पार्टी है वो एग्जैक्टली पुलिस ही आती है। तो पुलिस फोर्स जब इंस्टीट्यूट किया था उसका मेजर काम था टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन अ स्टेट। स्टेट यानी कि रीजन कह सकते हैं, हम रीजन कह सकते हैं, कंट्री कह सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया कह सकते हैं। एनी क्राइम और अनलॉफुल एक्ट इज थ्रेट टू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो अगर क्राइम कभी हो रहा है या अनलॉफुल एक्ट हो रहा है वो क्या है, तो थ्रेट है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इन स्टेट और सोसाइटी। जब भी कुछ भी क्राइम होता है तो पहले इन्वेस्टिगेट करना कि भाई वो क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है। और जो भी अगर मान लो नहीं हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन फर्दर करने का कुछ ये नहीं है, पर्पज़ नहीं है। लेकिन अगर क्राइम हुआ है तो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, इसमें किस किस लोगों का नुकसान हो गया है, कौन कौन लोग अफेक्ट हो गए, तो इस सारे बातों का इन्वेस्टिगेशन करना। फिर बाद में जो विटनेस है उनका विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, और जो भी एविडेंसेस है अगेंस्ट द क्राइम या अगेंस्ट द क्रिमिनल या अगेंस्ट द ऑफेंडर तो वो सब सबमिट करना। अगर एक बार ये फिक्स हो गया कि भाई वो जो बंदा है या बंदे हैं उन्होंने, या कंपनी है, ग्रुप है, उन्होंने किसी लोगों के खिलाफ या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ कुछ क्राइम किया है, तो उनको एग्जैक्टली कोर्ट में उसका उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करना। और पुलिस जो है तो ये एग्जैक्टली पास ना उनके पास कोई राइट है ना कोई उनकी ड्यूटी है टू टेल वेदर द पर्सन इज गिल्टी और नॉट, क्योंकि ये काम किसका है, तो ये काम है कोर्ट का। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट डिसाइड करेगा कि कोई बंदा है वो गिल्टी है क्या नहीं, या इनोसेंट है क्या नहीं। आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एवरी पर्सन अरेस्टेड इन अ कस्टडी शुड बी इन्फॉर्म्ड। यानी कि हर बंदे के पास एक राइट है कि उसको क्यों जानने का कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है या उसको क्यों डिटेन किया गया है। और वो उसको ये एग्जैक्टली जो राइट है आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो अरेस्टेड जो पर्सन है उसको राइट है टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय गेट डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। यानी कोर्ट या स्टेट उसको ऐसा नहीं कह सकता कि ये आप लॉयर नहीं ले सकते, तो उसको जो भी अच्छा लगता है वो उसको जो सही लॉयर लगता है वो उसको अपॉइंट कर सकता है फॉर द डिफेंस पर्पज। तो अरेस्टेड जो पर्सन है उसको एग्जैक्टली अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर कहाँ है, एक मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट कह सकते हैं, कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट जो है तो उनके सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो अरेस्टेड पर्सन है। तो अगर उनको अगर मान लो 24 घंटे के बाद, जब 24 घंटे के अंदर जब मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हैं, अगर उन्होंने फर्दर डिटेंशन का अगर परमिशन नहीं दिया तो पुलिस जो है, पुलिस को इमीडिएटली जो एक्यूज पर्सन है या डिटेंट पर्सन है उसको क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट ने उनको ऑर्डर दे दिया कि नहीं आप उसको डिटेन करके आप उसको और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं क्राइम के बारे में या एक्ट के बारे में, then police are authorized. Otherwise police are not authorized to detain any person without the approval from the competent magistrate. फिर उसके बाद अरेस्टेड जो भी पर्सन है उसको एग्जैक्टली राइट है टू इन्फॉर्म फ्रेंड और रिलेटिव कि भाई उसकी अरेस्ट हो गई है। तो वो अरेस्टेड पर्सन ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, लड़का हो सकती है, लड़की हो सकती है। तो इवन अभी नाउअडेज एग्जैक्टली ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर आल्सो कुड बी पार्ट ऑफ द जेंडर। तो जो भी अरेस्टिंग ऑफिसर है, तो अरेस्टिंग ऑफिसर जैसे ही किसी बंदे को अरेस्टिंग ऑफिसर जो है जैसे ही उनके सामने अगर किसी बंदे को प्रोड्यूस किया गया बाय द पुलिस, तो अरेस्टिंग ऑफिसर का ड्यूटी है टू टेल अबाउट द अरेस्टिंग पर्सन, ये अरेस्टेड पर्सन को सब बताना कि भाई आपके क्या राइट्स है और आपके क्या ड्यूटीज़ है और आप क्या क्या राइट का पालन कर सकते हैं इन केस ऑफ अरेस्ट। ये सब बताने का काम किसका है, अरेस्टिंग ऑफिसर का है। जो अरेस्टिंग ऑफिसर है जैसे अरेस्ट करता है तो इमीडिएटली उन्होंने क्या करना चाहिए, एक एंट्री करना चाहिए डायरी में, उनके पुलिस डायरी में कह सकते हैं या पुलिस रिकॉर्ड में, कि एग्जैक्टली किसको इन्फॉर्म किया, कैसे अरेस्ट किया, उसके बारे में लिखना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म द एक्ट ऑफ द कोर्ट इन द एक्सेस ऑफ बियॉन्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो कोर्ट का काम ओनली जुडिशियल रिव्यू करना या जुडिशियल डिसीजन देना नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक्टिविटी है कि जो इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली रिटन इन द कोर्ट ऑफ अ लॉ, बट कभी कभी क्या है कि कुछ एक्ट है वो जो कोर्ट अपने हाथ में डायरेक्ट ले सकते हैं एज एथोराइज समझ कर खुद को कि नहीं हमें इसके ऊपर निर्णय देना चाहिए टू सेफगार्ड द सोसाइटी और द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी या इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। हाँ, तो डिपेंड करेगा। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होगा, एक केस स्टडी दिया गया है
कि एक्चुअली एग्जैक्टली कुछ फीमेल जो सस्पेक्ट थे जो उनको पुलिस कस्टडी में रखा था, तो उनके साथ क्या हुआ था, तो सेक्सुअली उनके साथ क्या हुआ था कि टॉर्चर हुआ था या उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था उनका। उसके बाद एग्जैक्टली कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दिए है, तो जो भी फीमेल सस्पेक्ट है उनके लिए सेपरेट लॉकअप होने चाहिए, उनकी सुपरविजन फीमेल कांस्टेबल के सुपरविजन में उनको रखना चाहिए। अगर उनका कभी फीमेल सस्पेक्ट का अगर इंटरोगेशन करना है, फीमेल एक्यूज का अगर इंटरोगेशन करना है, दैट मस्ट बी डन बिफोर द फीमेल पुलिस ऑफिसर ओनली। अगर मैजिस्ट्रेट के सामने जब भी फीमेल सस्पेक्ट या एक्यूज को अगर लाया जाता है तो उनको पूछना पड़ेगा, उनको इवन मेल भी अगर बंदा रहेगा तो उसको पूछना पड़ेगा कि पुलिस ने आपके साथ कुछ टॉर्चर किया क्या, या मैल ट्रीटमेंट किया क्या इन पुलिस कस्टडी में। तो एक्चुअली जो भी अरेस्टेड पर्सन है ही इज ऑथोराइज्ड टू से द ट्रूथ टू द मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो मैजिस्ट्रेट जो है, तो जैसे ही उनके पास सामने अरेस्टेड पर्सन लाया जाता है तो उसको बताना कि भाई आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, अगर आपके साथ कुछ मैल ट्रीटमेंट हुआ है या टॉर्चर हुआ है तो ये मैजिस्ट्रेट का ड्यूटी है टू टेल द अरेस्टेड पर्सन अबाउट हिज राइट। उसके बाद है फाइलिंग ऑफ एफआईआर क्या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एक हम कह सकते हैं कि जो एक ओरल या रिटन कंप्लेंट हम जब पुलिस स्टेशन में देते हैं या पुलिस ऑफिसर को देते हैं, जो रेलिवेंट कॉम्पिटेंट पुलिस चाहिए, यानी कि क्या होता है कि एरिया वाइज अलग अलग पुलिस स्टेशन के लिमिट होते हैं, तो उस लिमिट में जो भी आता है जहाँ क्राइम हुआ है तो वहाँ आपको क्या करना है, तो कंप्लेंट देना है। उस कंप्लेंट देने को ही क्या कहते हैं, एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो पुलिस होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर मान लीजिए कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हुआ है, तो जैसे मर्डर है, थेफ्ट है, किडनैपिंग, तो इस केस में एग्जैक्टली पुलिस है वो खुद ही क्या लिख सकते हैं, एफआईआर लिख सकते हैं। और कॉग्नाइजेबल ऑफेंस जो है तो उसमें पुलिस क्या कर सकते हैं, सस्पेक्ट को वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। और उसके बाद नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, तो नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि पुलिस डायरेक्टली विदाउट वारंट, और वारंट कौन इशू कर सकता है, तो मैजिस्ट्रेट इशू कर सकते हैं। तो इन नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द एक्यूज और सस्पेक्ट विदाउट द वारंट। तो नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में क्या करना पड़ेगा, पुलिस को पहले रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा। रिपोर्ट फाइल करने के बाद मैजिस्ट्रेट के पास जाके उनसे परमिशन लाना पड़ेगा वारंट का, अरेस्ट का, और उसके बाद ही उनको क्या करना पड़ेगा, वो उस पर्सन को वो अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी मान लीजिए कहीं गाली गलौज हो गया, कहीं पानी गिर गया, किसी का नुकसान हो गया, ये छोटी छोटी पेटी केसेस है, वो नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में कह सकते हैं। जो एफआईआर जो है, तो ये डॉक्यूमेंट है ऑफिशियली रजिस्टर दैट कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। जो पुलिस है तो पुलिस के पास एग्जैक्टली कंप्लेंट पहुंच गई है, उनको रिसीव हो गए, उनको अंडरस्टूड हो गई है, एंड हियर बाय पुलिस इज बीइंग इंस्ट्रक्टेड और एडवाइज टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। तो ये इसका मतलब है एफआईआर। जो एफआईआर होती है उसमें डेट होता है, टाइम होता है, बेसिक फैक्ट अबाउट द इंसिडेंट होता है, डिटेल्स अबाउट द ऑफेंस होता है, उसके बाद नेम ऑफ द एक्यूज होता है, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट होता है, डिटेल्स ऑफ द एक्यूज होते हैं, एंड डिटेल्स ऑफ द कंप्लेनेंट भी होते हैं। अगर पुलिस ने किसी पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर ने या पुलिस ने डिनाई किया टू फाइल अ पुलिस कंप्लेंट और टू फाइल अ एफआईआर, तो उसकी जो भी रिटर्न कंप्लेंट है वो रिटर्न कंप्लेंट कैन बी सेंट बाय रिटर्न लेटर टू द हायर पुलिस ऑफिसर और टू द मैजिस्ट्रेट ऑफ नियर बाई एरिया, और हाई कोर्ट को तो हम क्या कर सकते हैं, हम भेज सकते हैं कि हमारा कंप्लेंट प्लीज़ रजिस्टर्ड हो जाए। कंप्लेंट कुड बी ओरल और रिटर्न। जो कंप्लेंट होती है तो कंप्लेंट आप ओरल भी कर सकते, मान लीजिए कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो लिख के नहीं दे सकता, तो इस केस में ओरल में भी आप मैजिस्ट्रेट के सामने, हाई कोर्ट के सामने अपना कंप्लेंट दे सकते हैं। एफआईआर टू बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट। जैसे ही रजिस्टर कर जाती है एफआईआर को पुलिस द्वारा, तो उसकी कॉपी जो कंप्लेनेंट है उसको देनी चाहिए, और उसके बाद उसकी काउंटर साइन भी लेनी चाहिए। और ड्यूटी, और जो उसकी एक कॉपी जो है, तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है आफ्टर रजिस्टरिंग एफआईआर उसकी एंट्री रिकॉर्ड बुक में करे, और उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट किसको दे, कंप्लेनेंट को दे। और जैसे ये एफआईआर लॉज हो जाती है या रजिस्टर हो जाती है, तो उसके बाद इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस चालू हो जाता है। जैसे ही आप एफआईआर को फाइल करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, और उसके बाद जो मैटर है, अगर पुलिस को लगता है कि सचमुच में क्राइम हुआ है और एक्यूज नहीं किया है क्राइम, तो उस केस में एग्जैक्टली जो मैटर है, मैटर के कहाँ फॉरवर्ड किया जाता है कोर्ट में विद द रेलेवेंट एविडेंस, डॉक्यूमेंट, चार्जशीट एंड ऑल अदर रेलेवेंट थिंग्स। तो गाइडलाइन फॉर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, पुलिस कैन नॉट डिक्लेयर, पुलिस का कोई राइट नहीं है या ड्यूटी नहीं है टू टेल कि पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है। पुलिस का काम है ओनली इन्वेस्टिगेशन करना एंड टू प्रोड्यूस द एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट।
पुलिस कैन नॉट टॉर्चर पर्सन टू कन्फेस क्राइम, यानी कि जो भी बंदा कस्टडी में है तो उसको उससे कन्फेस करने के लिए, क्राइम के लिए, पुलिस कैन नॉट डू द टॉर्चरिंग ऑफ दैट पर्सन। कन्फेशन बिफोर पुलिस इज इनएडमिसिबल, यानी कि अगर मान लीजिए पुलिस ने बहुत मारा पीटा और बंदे को बोला कि बोल भाई तूने गुनाह किया है, तो उस केस में हो सकता है कि वो बंदा उस टाइम पे वो बोले कि हाँ मैंने ही सर गुनाह किया है, या पुलिस ने मान लीजिए प्रेशराइज किया है या अल्यूर किया उसको, या उसको कन्विंस करने की कोशिश की भाई आप अगर ये करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए वगैरह वगैरह। तो इस केस में क्या है कि जो भी उसने जो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने दिया है तो वो कोर्ट के सामने क्या होता है, इनएडमिसिबल होता है। जस्टिस डी के बासु एक जस्टिस थे, तो उन्होंने क्या कुछ गाइडलाइन दी थे कि एग्जैक्टली अरेस्ट कैसे होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी चाहिए। तो उन्होंने उनकी गाइडलाइन थी, एक्शन ऑफ द स्टेट शुड बी राइट, जस्ट एंड फेयर। तो यानी कि स्टेट जो भी अगर कार्रवाई कर रहा है वो राइट होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। टॉर्चरिंग फॉर कन्फेशन इज नॉट फेयर, यानी कि कोई भी बंदा है उसका कन्फेशन के लिए टॉर्चरिंग नहीं होना चाहिए। इंटरोगेशन जो भी हो रहा है वो मस्ट बी एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन के साथ हो, और किसने किया तो उसका टैग हो, उनका डेसिग्नेशन हो कि उसने कब किया, कैसे किया, सारे डिटेल्स उसमें हो। जैसे ही किसी बंदे का अरेस्ट किया जाता है इमीडिएटली अरेस्ट मेमो बनाना चाहिए। जो अरेस्ट मेमो है वो अटेस्टेड बाय एटलीस्ट एक फैमिली मेम्बर से अटेस्ट करना चाहिए। अगर मान लीजिए जो अरेस्टेड पर्सन है उसका अगर फैमिली मेम्बर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं, तो उधर के जो भी लोकेलिटी है तो वहाँ से एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बुला के उसके सामने जो अरेस्ट मेमो है उसका क्या होना चाहिए, अटेस्टेशन होना चाहिए। जो अरेस्ट मेमो जो है वो काउंटर साइन किया जाना चाहिए अरेस्टेड पर्सन द्वारा, यानी कि उसको भी पता होना चाहिए कि वो क्यों अरेस्ट हुआ और उसने एग्जैक्टली क्या गुनाह किया है। अरेस्टेड पर्सन अलाउड टू मीट, यानी अरेस्टेड जो पर्सन है उसको अलाउ करना चाहिए कि आप अपने जो पसंदीदा लॉयर है या रिलेटिव है उससे आप इंटरोगेशन में उनसे बात करके आप फर्दर कार्रवाई के लिए डिसाइड कर सकते हैं। और अगर कोई बंदे को बॉडीली इंजुरी यानी कि टॉर्चर वगैरह किया गया है तो वो सारा इंस्पेक्शन मेमो में रिकॉर्ड करना चाहिए। डी के बासु सर ने जो गाइडलाइन दिए थे तो उनका क्या है कि जो भी इंस्पेक्शन मेमो है तो वो साइन करना चाहिए बाय द अरेस्टेड पर्सन एंड पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है, और कॉपी ऑफ द मेमो शुड बी प्रोवाइडेड टू द अरेस्टेड पर्सन, कि भाई उसको कॉपी देगा तो मान लीजिए इन फ्यूचर अगर ज़रूरत रहेगा तो ही कैन यूज दैट इंस्पेक्शन मेमो एज वेल एज द अरेस्ट मेमो। तो रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऐसा बंदा है कि जो एक्यूज है, एक्यूज के खिलाफ सारी कार्रवाई करेगा और जो भी मैटर है वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगा, कोर्ट यानी जज। तो ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उसको अपॉइंट करता है स्टेट, यानी स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट हो सकता है, जो कंडक्ट प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, यानी कि जो कोर्ट के तरफ से लड़ने वाला बंदा हम ऐसे कह सकते हैं। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसका काम है टू रिप्रेजेंट द ट्रूथफुल पिक्चर बिफोर कोर्ट, यानी कि जो सच है उसको एग्जैक्टली ट्रूथफुल पिक्चर को रिप्रेजेंट करना कोर्ट के सामने। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इंश्योर करना चाहिए कि एक्यूज जो है तो उसके साथ कुछ सफरिंग ना हो, अनफेयर और अनएथिकल मैनियर में उसके साथ कोई कार्रवाई ना हो। शी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ही शुड बी वेरी ट्रूथफुल एंड इम्पार्शियल। तो ऐसा नहीं कि भाई किसके ऊपर एक्यूजेशन है तो आपका काम अगर प्रूव करना है तो आप जैसे तैसे कैसे करके उसको गुनहगार साबिती करने की कोशिश करो, दैट शुड नॉट हैपन। अगर मान लीजिए कभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अगर कभी लगता है कि जो भी एक्यूजेशन है वो रॉन्ग है, वो सही नहीं है, तो इस केस में ही और शी कैन विड्रॉ द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन। रोल ऑफ द डिफेंस लॉयर, तो जो डिफेंस लॉयर है यानी कि जिसके ऊपर एक्यूजेशन है तो वो बंदा क्या करेगा, अपने बचाव के लिए एक लॉयर अपॉइंट कर देगा। तो उस बंदे का काम है टू रिप्रेजेंट द केस ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, यानी कि जिसके ऊपर एक्यूजेशन है तो उसको बचाने की पूरी कोशिश करेगा वो। तो वो सारे एविडेंसेस कोर्ट के सामने रख देगा टू काउंटर द प्रोसिक्यूटर लॉयर्स आर्ग्यूमेंट। तो प्रोसिक्यूटर लॉयर ने जो एविडेंसेस लाए हैं, आर्ग्यूमेंट किए, तो उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, एविडेंसेस पेश करेगा, प्रेजेंट करेगा बिफोर द कोर्ट टू प्रूव दैट एक्यूज पर्सन इज नॉट अ गिल्टी। कैन बी हायर्ड बाय पर्सन और अ कंपनी। तो एक्चुअली जो एक्यूज जो बंदा है वो कंपनी भी हो सकता है या पर्सन भी हो सकता है। तो इस केस में एग्जैक्टली कंपनी भी गिल्टी हो सकती है, पर्सन भी गिल्टी हो एक्यूज हो सकता है, पर्सन भी एक्यूज हो सकता है। अगर मान लीजिए अगर एक्यूज पर्सन जिसके ऊपर एक्यूजेशन है अगर वो इतना पुअर है कि वो खुद का लॉयर नहीं लगा सकता, इस केस में वो स्टेट यानी कि लोकल गवर्नमेंट जो है वहाँ का,
तो उसका जिम्मेदारी है कि उसको एक लॉयर प्रोवाइड करना एट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट, यानी कि उसका खर्चा पूरा का पूरा कौन उठाएगा, तो उधर का लोकल गवर्नमेंट उठा लेगा। कोर्ट डिसाइड्स ऑन ओनली फैक्ट दैट एविडेंसेस केप्ट बिफोर द कोर्ट, यानी कि मान लीजिए अगर कोर्ट के सामने जो भी एविडेंसेस रखे हैं तो उस एविडेंस के बेसिस पे ही कोर्ट अपना निर्णय ले सकता है। तो ऐसा इमोशनल नहीं हो सकता है कोर्ट कि भाई बंदा एक्यूज है क्या नहीं, विदाउट एविडेंस कोर्ट कैन नॉट डिसाइड दिस। जो जज होता है उनका कोर्ट में क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम में बहुत अहम भूमिका है। तो उनका काम रहता है टू असेस ऑल द एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट, यानी कि उनके सामने जो भी एविडेंसेस लाए गए उनको असेस करने का उनका काम है, असेस करना, इंस्पेक्ट करना, वेरीफाई करना, और उनका काम है इम्पार्शियली हियर द बोथ साइड्स। तो ऐसा नहीं कि उनको ऐसा लगे कि कोई गिल्टी है या कोई इनोसेंट है, तो पहले उन्होंने डिसाइड करके इम्पार्शियल व्यू से सुनना नहीं चाहिए। अगर उन्हें कोई बंदा एक्यूज पर्सन अगर मान लीजिए गिल्टी पाया गया उन्हें, तो उनका काम है टू प्रोनाउंस द पनिशमेंट एज पर द लॉ प्रोपोर्शनेट टू द डिग्री ऑफ क्राइम, यानी जितना क्राइम किया रहेगा तो उनका काम है कि उतना पनिशमेंट देना एज पर द लॉ। अगर मान लीजिए बड़ा क्राइम बड़ी पनिशमेंट, छोटा क्राइम छोटी पनिशमेंट। तो इफ़ नॉट फाउंड गिल्टी, अगर मान लीजिए एक्यूजेशन ही उनको लगे कि गलत है और जानबूझकर किसी बंदे को फंसाया गया है, किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को फंसाया गया, तो उनका काम है, इट इज़ हिज ड्यूटी और हर ड्यूटी टू पब्लिकली, यानी जज का ड्यूटी है टू पब्लिकली रिस्टोर द रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन एंड डिक्लेयरिंग हिम और हर फ्री ऑफ चार्ज, यानी जो भी उसका जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट था उसको मेंटेन करते हुए उसको बाइज्जत बरी, जिसको हम कहते हैं, तो बाइज्जत बरी करने का उनका एग्जैक्टली क्या है, ड्यूटी है कोर्ट का, यानी जज का। ट्रायल क्या है कि जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है बिफोर द जज, बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बाय द डिफेंस लॉयर, बाय द पुलिस, तो ये सारी क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। इन सारे प्रोसीडिंग को, इन सारी एक्टिविटी को क्या कहते हैं, ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब है कि कंडक्टेड विथ ऑल एलिमेंट, जो भी एग्जैक्टली लॉ में जो भी प्रोसीजर दिया है, सब रूल दिया है, सब क्लॉजेस दिया है, उनको सारों को फॉलो करते हुए अगर जो भी ट्रायल लेती है, ट्रायल कंप्लीट होती है, प्रोसीडिंग कंप्लीट होती है, उसको फेयर ट्रायल कहेंगे। तो ट्रायल बिफोर इम्पार्शियल जज, यानी कि जो भी जज है, सुनने वाला जो कोर्ट है, तो वह क्या होना चाहिए, इम्पार्शियल। उसने पहले नहीं डिसाइड करना चाहिए बंदा गिल्टी है या इनोसेंट है। और जो भी प्रोसिक्यूटर है वो प्रोसिक्यूटर भी फेयर होना चाहिए। और एटमॉस्फियर जो भी है कोर्ट में, तो वो कैसा होना चाहिए, जुडिशियल काम, यानी कि फेयर होना चाहिए और उसको 100% पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो गिल्टी नहीं है ये प्रूव करने का। और नो बायस और प्रीजुडिस अगेंस्ट द एक्यूज, यानी कि पहले ही बायस लेके या प्रीजुडिस लेके कुछ भी कार्रवाई जो है वो ट्रायल है वो प्रोसीड नहीं होनी चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट है तो उनको लगता है कि भाई जो स्टेट है, पर्टिकुलर स्टेट है, उसमें जो एक्यूज पर्सन है तो उसका जो ट्रायल है वो फेयर नहीं हो सकता है। तो उस केस में क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, एक जो केस है बंदे का, जो हियरिंग है, वो प्रोसीडिंग वन स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर सकता है इफ़ दे फील कि जो भी ट्रायल होगा वो फेयर नहीं होगा। तो अगर पुलिस ने कुछ पूछा है या अदरवाइज कोर्ट ने कुछ पूछा, तो एक्यूज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि उसको कुछ बोलना ही है, तो कभी कभी वो साइलेंट भी रह सकता है। अगर वो साइलेंस रह रहा है या कुछ भी बात नहीं कर रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहा, हाँ या ना, मैं कुछ भी अगर बोल ही नहीं रहा है क्राइम किया या नहीं किया, तो इस केस में कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल हो, ये ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते कि सस्पेक्ट ने क्राइम किया या नहीं, क्राइम किया, ऐसा नहीं कह सकता है। तो उसके लिए वापस उनको क्या करना पड़ेगा, पूरी प्रोसीडिंग, पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली थरली चेक करना चाहिए। तो यानी एवरी पर्सन हु इज एक्यूज हैज़ अ राइट टू बी साइलेंस्ड। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, तो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट लिखा है हमारे आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद नालसा के बारे में लिखा है। तो नालसा क्या है, द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, 1987 का कायदा है ये। इसमें क्या किया जाता है, फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वीकर सेक्शन यानी कि कौन है कि रिजर्व क्लासेस कास्ट के जो लोग हैं वो, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, या अदरवाइज फीमेल्स है, देन हैंडीकैप पीपल है, देन ओल्ड एज पीपल है, देन चिल्ड्रन है। तो उनको क्या किया जाएगा, फ्री लीगल सर्विसेज दिया जाएगा एट द एक्सपेंसेस ऑफ द कोर्ट। उनका और दूसरा काम होता है टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत, और जो भी अगर सेटलमेंट है वो सेटलमेंट कैसे एमिकेबली कंसिलेशन से डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं, तो कंसिलेशन से, तो उसके लिए वो पूरी कोशिश करती है नालसा।